हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और हम मशीन डिजाइन ही लेकर आए हैं, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट जिसको सेमेस्टर एग्जाम देना है और वो मशीन डिजाइन से काफी परेशान है। तो आप परेशान न होइए, मशीन डिजाइन में आप लोग को बहुत ही सिंपल बना दूंगा। बस आप हमारी डायरेक्शन विजन चैनल के साथ बने रहिए। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जो तीसरा क्वेश्चन हमने बता रहा था कि 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो सेमेस्टर एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, और साथ में ये ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मशीन डिजाइन समझने में काफी हेल्प करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। हालांकि इसके पहले वाला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे प्रोसीजर ऑफ मशीन डिजाइन, और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो डिस्कस किया गया था बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट में हमने बहुत देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, रिजिडिटी होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, मिनिमम डायमेंशन होना चाहिए और मिनिमम वेट होना चाहिए, रियलेबल होना चाहिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट का एक तरीके से मिनिमम होना चाहिए। तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट हमारा मशीन एलिमेंट में होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक या कह सकते हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट है, ये आपके उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा जो जेन्युइन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मशीन डिजाइन को एक्चुअल में समझने का प्रयास करेगा कि इसमें कितने तरीके से कोई प्रोडक्ट फेल होगा, उसमें उसको हम कितने डायमेंशन, मिनिमम कितना डायमेंशन बना दिया जाए, कितने मिनिमम डायमेंशन को बना दिया जाए जिसकी वजह से आपके द्वारा दिया गया लोड पर फेल ना हो। सपोज कि हम लोग ब्रिज की बात करेंगे या किसी मशीन का एक पार्ट की बात करेंगे तो पता ये चलेगा कि वह पार्ट कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो इन सभी को इसमें कंसीडरेशन हो जाएगा। और साथ में प्रोसीजर ऑफ मशीन डिजाइन को सॉल्व करने के लिए, प्रोसीड कराने के लिए, मशीन डिजाइन को प्रोसीड कराने के लिए हमारा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं हम लोग देखेंगे। तो पहले हम स्टेप लिख देते हैं, उसके विषय में हम लोग फिर एक एक स्टेप के विषय में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए पहले हम कितने स्टेप्स हैं उसको लिख देते हैं, फिर हम एक एक स्टेप्स के विषय में एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए स्टेप फर्स्ट, हाँ तो हम लोग देख रहे हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में स्टेप फर्स्ट टू स्टेप 7, मतलब 7 स्टेप में हम लोग इसको डिवाइड किया गया और हम एक एक स्टेप को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में देखेंगे कि स्पेसिफाई यानी स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई फंक्शन ऑफ मशीन एलिमेंट। किसी मशीन एलिमेंट का क्या फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन। सपोज कि हम इंजन का एग्जांपल लेते हैं, आईसी इंजन का एग्जांपल लेते हैं। तो आप आईसी इंजन में बहुत सारे मशीन का एलिमेंट है भाई। मशीन का एलिमेंट का मतलब किसी मशीन का एक पार्ट। तो जाहिर सी बात है हर एक पार्ट का अपना अलग अलग कार्य होता है। सपोज कनेक्टिंग रॉड का कार्य है। कनेक्टिंग रॉड क्या है, यह एक प्रकार का मशीन का एलिमेंट है जो क्या करता है, पिस्टन के द्वारा जो थ्रस्ट मिलता है वो क्रैंक को ट्रांसफर करता है। जाहिर सी बात है एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म है जो रिसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द क्रैंक के द्वारा। या हम लोग कह सकते हैं कि बियरिंग क्या है, तो बियरिंग भी एक प्रकार का शेफ्ट को सपोर्ट देता है, यानी शेफ्ट को क्या करता है, सहारता है और मोशन को ट्रांसफर करता है, यानी रिलेटिव मोशन उसमें से होने देता है। ओवरऑल हम फ्लाई व्हील को से क्रैंक शेफ्ट पर फिक्स करते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी के द्वारा करते हैं तो वह नाम उस एलिमेंट का नाम क्या है, तो कहेंगे की है। तो जितने प्रकार का अलग अलग मशीन का पार्ट है उन सभी का अलग अलग कार्य भी होगा। दैट इज द स्पेसिफिकेशन। तो पहले स्टेप में हम किसी मशीन के एक पार्ट को स्पेसिफाई किया जाता है कि यह क्या है, इसका कार्य क्या है, उस वह रोटेटरी मोशन करेगा या रिसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो समझ गए होंगे किसी एक पार्ट का उसके विषय में स्पेसिफिकेशन करना, विशिष्टताएं, उसकी विशेषता बताना, मतलब ये क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, आदि आदि ही हमारा फर्स्ट स्टेप आता है। दैट मींस स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ मशीन एलिमेंट। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन मशीन एलिमेंट। हम किसी मशीन एलिमेंट को जब स्पेसिफाई कर दिया जाता है, ओवरऑल करने का मतलब ये है कि सपोज कि कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं
तो कनेक्टिंग रॉड पर कितने फोर्स लगेगा इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जितने फोर्स लगता है उसको हम लोग वहां पर शो करेंगे। या किसी एक मशीन के एलिमेंट पर हम उस पे फोर्स को देखेंगे और बाद में मालूम चलेगा इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहा होगा, कौन से फोर्स का मैक्सिमम मान है। सपोज कि फोर्स का ओवरऑल, जैसे सपोज एक मशीन का एलिमेंट है, इसको खींचेंगे तो इसमें तनाव बल लग रहा है, टेंशन। यदि इसको दबाएंगे कंप्रेसिव, यदि इसमें ट्रांसवर्स लोड लगा दिया जाए तो कहेंगे कर्तन होगा। तो किसी मशीन के एलिमेंट पर बहुत सारे फोर्स लग रहा होगा, उन सभी में कोई मिनिमम होगा तो कोई मैक्सिमम होगा। तो जाहिर सी बात है जी, एक आपको एक मशीन का एलिमेंट है, इसमें टेंशन में सपोज 100 किलो न्यूटन का लग रहा है, कंप्रेसिव में आपका 200 लग रहा होगा, और शेयर में सिर्फ और सिर्फ आपका 50 किलो न्यूटन का लग रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, बताइए कौन से लोड के द्वारा ये टूट जाएगा? तो कहेंगे जाहिर सी बात है कंप्रेसिव लोड के द्वारा ये टूट जाएगा। अब कंप्रेसिव लोड के द्वारा यही आपको जानकारी लेना, मतलब ओवरऑल कि कितने प्रकार के फोर्स उसमें कार्य कर रहा होगा। दैट मींस हम बोलेंगे सेलेक्ट डिटरमाइन द फोर्स, यानी वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन मशीन एलिमेंट। हम लोग बहुत सारे फोर्स के विषय में उसको वहां पर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा, आदि आदि के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलेक्ट द सुटेबल मटेरियल फॉर मशीन एलिमेंट। जब हम ये देख लेंगे कि इसमें ए फोर्स लग रहा होगा, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हालांकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी मशीन डिजाइन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो हमारे इस चैनल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कंपटीशन के लिए क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वहां पर कर लेंगे। तो वहां पर ये बताया जाएगा कि सिंपल सा कि कोई मटेरियल किस लोड के द्वारा मजबूत है। मतलब सपोज कि माइल्ड डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल किसमें स्ट्रांग है या ब्रिटल मटेरियल किसमें स्ट्रांग है। तो जाहिर जब हम फोर्स को मालूम कर लिया जाएगा कि कटने में ज्यादा लग रहा है, कंप्रेसिव में ज्यादा लोड लग रहा है, टेंसाइल में लोड ज्यादा लग रहा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि यह टेंशन के द्वारा फेल होगा या कंप्रेशन के द्वारा फेल होगा या शियर के द्वारा फेल होगा। तो हम उसी के अनुसार हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं फेल्योर के अकॉर्डिंग। हालांकि मटेरियल का सिलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर आता है कि क्या वह मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब उपलब्धता के आधार पर, कॉस्ट के आधार पर, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, मतलब हम क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीनेबिलिटी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर उसमें आ जाते हैं। फेल्योर मोड के आधार पर, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ फेल्योर के आधार पर हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे कि हम ऐसे जगह पर कोई मटेरियल चूज करेंगे जो एकाएक टूटता है तो हम अलग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, या धीरे धीरे फ्रैक्चर करता है तो अलग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। जहां पर बहुत ज्यादा डेंजरस केसेस मशीन के केस में आएगा तो वहां पर अलग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। तो इन सभी का सिलेक्शन हम लोग बहुत सारे फैक्टर के आधार पर मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। ओवरऑल यह कौन सी प्रोसेस है, कौन सी स्टेप है? जाहिर सी बात है कि फोर्स ज्ञात करने के बाद हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे कि उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा होगा, उसी के अनुसार हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। यह मशीन डिजाइन का प्रोसेस है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि किसी फोर्स के लिए किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी यदि आप पढ़े होंगे तो आप यही कहेंगे होंगे कि कास्ट आयरन जो होता है वो कंप्रेसिव में ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, या माइल्ड स्टील कहेंगे तो जाहिर सी बात है टेंसाइल में ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हम इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम मटेरियल का सिलेक्शन मशीन डिजाइन में करेंगे, चाहे कोई भी मशीन का एलिमेंट हो। तो जितने मशीन डिजाइन में आपका चैप्टर है ना, वो कुछ नहीं है, मशीन का एक एक एलिमेंट का चैप्टर है। जैसे सपोज की शेफ्ट है तो शेफ्ट का आपका चैप्टर है। सपोज कि आपको फ्लाई व्हील है तो फ्लाई व्हील आपका चैप्टर है। की, जब शेफ्ट और पुली को बांधने वाला एक एलिमेंट है की, तो आपका चैप्टर है। नट जो बोल्ट होता है ये भी आपका चैप्टर है। कपलिंग चैप्टर है। बांधने वाला अरेंजमेंट, नकल ज्वाइंट, काटर ज्वाइंट आदि आदि एक चैप्टर बना दिया गया है। यदि आप मूल इसके फंडामेंटल कांसेप्ट मशीन डिजाइन को समझ लेंगे तो आप कठिन से कठिन, क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल एकदम आसानी से। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये क्या है एक्चुअल में मशीन डिजाइन, हम किस प्रकार से करते हैं, हम फेल्योर मोड क्या होता है कि किस प्रकार से चेक करते हैं किसी का डायमेंशन, क्रिटिकल डायमेंशन क्या होता है, इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि समझेंगे तभी आपका क्वेश्चन का लेवल यदि हाई आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप रटेंगे बिल्कुल आप सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक रटना होता है, एक समझना होता है। यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, एक्चुअल मशीन डिजाइन क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे मशीन का एलिमेंट ही है और हम लोग उसका डिजाइन करते हैं। और डिजाइन किस पेपर से करेंगे, ताकि इस पे जो लोड लग रहा होगा
उस लोड के द्वारा हमारा पार्ट सेफ होगा। तो हम यही कहेंगे कि हम सुटेबल मटेरियल मशीन एलिमेंट का सेलेक्ट करेंगे। डिटरमाइन द फेल्योर मोड ऑफ मशीन एलिमेंट। अब बताइए फेल्योर मोड, तो हम लोग यहां भी दिखा दे फेल्योर मोड क्या होता है। वो तीन तरह का होता है, ड्यू टू इलास्टिक डिफ्लेक्शन, और ये आता है ड्यू टू यील्डिंग, और ये होगा ड्यू टू फ्रैक्चर। यदि आप 100 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो माइल्ड स्टील का ही ग्राफ जब आप वहां पर खींचे होंगे तो वहां पर एक यील्ड पॉइंट आया होगा, यानी यील्ड पॉइंट में अपर या लोअर जो भी नहीं, हम लोग सिंपल सा एक यील्ड पॉइंट की बात करेंगे और एक फ्रैक्चर पॉइंट बोले होंगे। मतलब आप माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो फेल्योर जो होता है, फेल जहां पर फेल होता है, जाहिर सी बात है वो यील्ड पॉइंट पर फेल होगा, मतलब वहां पर से लोड को हम रिमूव कर देंगे तो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता है, तो हम उसको बोलते हैं यील्डिंग होना। तो यील्डिंग माइल्ड स्टील को जब हम खींचेंगे तो जाहिर सी बात है एक लिमिट के बाद उसकी लंबाई परमानेंट बढ़ जाता है, मतलब फेल हो जाता है, और भी खींचेंगे तो ब्रेक कर जाएगा। एक तो ये होगा यील्डिंग के द्वारा। सपोज उसी माइल्ड स्टील के तार को, या सपोज कोई भी एक तार को बार बार ऐसे लोड लगाएंगे जिसको हम फ्लक्चुएटिंग लोड बोलेंगे, जाहिर सी बात है कि एक बार टेंशन, एक तरफ टेंशन, यदि एक तार को ऐसे मोड़ेंगे तो एक तरफ कंप्रेशन, दूसरी तरफ टेंशन, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन। साइक्लिक लोड जब लगाएंगे जिसको हम डायनामिक लोड बोलेंगे, बार बार एक्शन को वही चीज करते रहेंगे, तो वही आपका माइल्ड स्टील ही वो सडन ब्रेक होता है, मतलब फ्रैक्चर करेगा, आपको लंबाई में वृद्धि नहीं देगा, तो एकाएक टूटेगा तो जाहिर सी बात है वो फ्रैक्चर करके फेल हो जाएगा। तो लोड के अकॉर्डिंग भी आपका फ्रैक्चर बदलता है। यदि कास्ट आयरन की बात करेंगे, कास्ट आयरन की जब वहां पर बात करते होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई भी यील्डिंग नहीं होता है, सिंपल सा डायरेक्ट फ्रैक्चर आता है तो टूट जाता है, यानी अल्टीमेट पॉइंट पर आपका डायरेक्ट अल्टीमेट आता है, तो अल्टीमेट पॉइंट पर वो ब्रेक कर जाता है, यील्डिंग नहीं होता है, मतलब उसमें लंबाई में कोई वृद्धि नहीं दिखाता है। एक आता है इलास्टिक डिफ्लेक्शन। आप समझोगे यार इलास्टिसिटी तो हम लोग यही पढ़े होंगे, आप कहेंगे इलास्टिसिटी हम लोग यही पढ़े होंगे कि एक लोड किसी एलिमेंट पर जब लगाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगा, यदि लोड को हटा लेते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाते हैं, इसी को हम इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप कहेंगे इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी, यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is the property of material to regain its original shape and size after the deformation when the external load is removed। यह एक पदार्थ का गुण है, जब इस पे हम लोड लगाते हैं तो वो ये डिफॉर्म करता है, लोड को हटा लेते हैं, फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। तो बताइए फेल कहां से हुआ। इसका एग्जांपल के तौर पर यदि हम लोग डिस्कस करेंगे तो सिंपल सा दो शेफ्ट है और दोनों शेफ्ट पर गियर के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। आप समझ गए होंगे कि एक शेफ्ट ए है, एक शेफ्ट ए है, यहां पर गियर है, यहां पर गियर है, ए गियर के द्वारा इस शेफ्ट पर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, जाहिर सी बात है दोनों गियर आपस में मिस कर रहे होंगे, मैच करके चल रहे होंगे। लेकिन यदि दोनों सेट में डिफ्लेक्शन एक लिमिट के ज्यादा है तो जाहिर सी बात है पावर का ट्रांसमिशन सही से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर नहीं हो पाता है, मतलब एक प्रकार का वो फेल्योर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू इलास्टिक डिफ्लेक्शन, मतलब इलास्टिक डिफ्लेक्शन भी आपका मोड ऑफ फेल्योर हो सकता है यदि एक लिमिट के बाद आपका जाता है, तो हम वहां पर, यानी कि यदि इलास्टिक डिफ्लेक्शन के द्वारा आपका पावर का ट्रांसमिशन यानी किया जाने वाला कार्य नहीं होगा रहा सैटिस्फैक्टरी, मतलब वो फेल के कैटेगरी में, कोई जरूरी नहीं है कि किसी की लंबाई में वृद्धि परमानेंट हो या कोई फ्रैक्चर करे, दैट इज द मोड ऑफ फेल्योर के कैटेगरी में इलास्टिक डिफ्लेक्शन को भी रखा जा सकता है। सपोज इलास्टिक डिफ्लेक्शन का मतलब हो सकता है कि एक एंगुलर ट्विस्ट हो रहा होगा, कुछ एंगल एक ट्विस्ट हो रहा होगा, लेकिन ये परमानेंट ट्विस्ट नहीं है, यह टेम्परेरी ट्विस्ट है, मतलब जब तक लोड लगाएंगे तो ट्विस्ट हो रहा है, हटा लेंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, तो जाहिर सी बात है उस एंगल बदल जाएगा। उस केस में हमारा यदि एक्यूरेसी के साथ कोई भी मैकेनिज्म चल रहा होगा तो वहां पर ठीक से वो मशीन ऑपरेट नहीं होगा, उस केस में वो फेल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक डिफ्लेक्शन भी एक फेल्योर ड्यू टू इलास्टिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू यील्डिंग ड्यू टू फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर आप समझ गए होंगे, टूट गया, क्रैक हो जाना, तो फ्रैक्चर आदि। इसके विषय में बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन डिजाइन में। अभी हम स्टेप के विषय में ओवरऑल आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं मशीन डिजाइन में, जो कि आप घबराते हैं कि एक्चुअल मशीन ये आपका इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है।
आप चूंकि आप न्यूमेरिकल प्रारंभ कर देते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और मशीन डिजाइन का मेन थीम नहीं समझ पाते हैं कि ये होता है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं। यदि ये पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आप कभी कंपनी में या कहीं जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लगेगा। किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है मशीन डिजाइन का। तो ओवरऑल एक फेल्योर मोड आप समझ गए होंगे कि 3 प्रकार का फेल्योर मोड हम लोग होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि मालूम हो जाएगा फेल्योर मोड तो नेक्स्ट देखा जाएगा डिटरमाइन द ज्योमेट्रिक डायमेंशन ऑफ मशीन एलिमेंट। मतलब हम वह सुटेबल डायमेंशन देखेंगे, वह सुटेबल डायमेंशन हम लोग बनाएंगे जिसकी वजह से हम किसी भी लोड के लिए कार्य करते वक्त हम सेफ मोड में रहे। हम फर्स्ट वाले वीडियो में ही हम लोग डिस्कस किए थे मशीन डिजाइन वाले में, फर्स्ट जब स्टार्टिंग में हम सिलेबस डिस्कस किए थे वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी मशीन के एलिमेंट पर, पार्ट पर जब एक्सटर्नल लोड लगाया जाए तो लगाया जाने वाला भार जो होता है वो उसके आंतरिक प्रतिरोधी बल से हमेशा कम होना चाहिए, तो हम सेफ हैं। और ज्यादा लगा देंगे तो टूट जाएगा, तो यह सेफ मोड होता है। और हम उन सेफ मोड के लिए हम डायमेंशन ज्ञात करेंगे, एक बेस्ट डायमेंशन ज्ञात करेंगे। अब और ज्यादा हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़े तो आपको यही कहेंगे कि सपोज कि हम मशीन का कोई भी ले लेते हैं पार्ट, या मशीन ही ले लेते हैं, या मशीन का एक पार्ट ले लेंगे सपोज, और हम बहुत सारे फोर्स को देखेंगे और उसमें शेयर भी लग रहा होगा, टेंशन भी लग रहा होगा, कंप्रेशन भी लग रहा होगा। तो टेंशन, कंप्रेशन, शेयर आदि आदि आपको मालूम है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स स्ट्रेस हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस ऐसे लिख देते हैं। तो स्ट्रेस यदि ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल लोड अपॉन नॉर्मल एरिया, यदि शेयर होगा तो यहाँ शेयर होगा, ये ऐसे बदल जाएगा। तो उसमें टेंशन, कंप्रेशन, शियर आदि लोड लग रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उस लोड के लिए वह सेक्शन ज्ञात कर, जैसे स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ लोड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ लोड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, लोड पर भी और एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर। हमको क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना है ताकि वह मजबूत बने। तो जाहिर सी बात है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना है तो लोड अपॉन स्ट्रेस, यानी उस पे उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान कम हो। तो उस पे उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान कम हो तो कैसे कम होगा, हम उसकी डायमेंशन को, जितना एक प्रतिबल का मान उसमें कम उत्पन्न होगा, जितना उसमें उत्पन्न होगा उसकी डायमीटर उतना ही बढ़ाएंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि यदि ये जितना बड़ा होगा, यानी ये एरिया जितना ज्यादा होगा, उसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान उतना ही कम होगा। मतलब उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान कम होगा तो वह उतना ही सेफ होगा। तो हम वह बेस्ट डायमेंशन ज्ञात करेंगे जिसकी वजह से वह उस लोड के द्वारा सेफ मोड में कार्य करे। जैसे कि सपोज कि कोई भी अवयव कर्तन में फेल होने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो हम उस कर्तन वाले एरिया को हम मजबूत बनाएंगे, इतनी डायमेंशन को लिया जाएगा कि वह लोड आपको सहन कर सके। यदि कोई एलिमेंटल मशीन का एलिमेंट आपका नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल लोड के, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस के कारण फेल हो रहा होगा, तो हम जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस कार्य कर रहा होगा उस एरिया को एक अच्छे डायमेंशन में बनाएंगे, यानी एक सुटेबल डायमेंशन लेंगे ताकि वह लोड को बियर कर सके। हम लोग यदि मशीन से हट के ब्रिज में भी जाते हैं वही केस वहां पर भी लागू होता है। हर मटेरियल का, हर प्रोडक्ट का एक स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम कैपेबिलिटी, सहने की अधिकतम क्षमता, यानी कि मैक्सिमम प्रतिबल ही उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम इतना लोड लगा दे कि उस पे उत्पन्न होने वाला प्रतिबल अधिकतम पहुंच जाए। हम यही प्रयास करेंगे, इतना अधिक डायमेंशन का कोई भी मशीन का अवयव बनाएंगे कि कार्य करते वक्त उस पे उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान अपने स्ट्रेंथ वाले प्रतिबल से हमेशा कम रहे। तो बात करते हैं यदि माइल्ड स्टील की या सपोज डक्टाइल मटेरियल का, तो यील्डिंग आपका एक प्रकार का मैक्सिमम फेल्योर स्ट्रेस है। तो हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि हम इतना लोड दिया जाए कि यील्ड पॉइंट से हमेशा कम रहे। यही कारण है कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का लिया जाता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझने के लिए हम लोग आगे इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक वीडियो डिस्कस करेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए कितना दिया जाता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए लिया जाता है, किस पे डिपेंड करता है। बहुत ही आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका
क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल, कितने कितने फैक्टर पर डिपेंडेंसी करता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाएंगे तो कास्ट प्रोडक्ट का बढ़ेगा कि घटेगा, आदि आदि। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे क्या डिपेंड करता है, लेबर स्किल पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हालांकि आप बस इतना ये समझना है कि हम वह डायमीटर, वह डायमेंशन ज्ञात करेंगे जिस डायमेंशन के द्वारा हमारा कोई भी मशीन का एलिमेंट सेफली वर्क करे। तो सेफली वर्क करने के लिए जाहिर सी बात है कि हम लोग उसको इतने डायमीटर का जरूर बनाएंगे कि लगाए जाने वाला जो उस पे उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान उसके अधिकतम प्रतिबल वाले मान से कम ही रहे। तो सपोज कि यदि उसका 200 स्ट्रेंथ है, 200 स्ट्रेंथ, सपोज कि एक राड का, एक मशीन का एलिमेंट का 200 मेगा पास्कल उसका स्ट्रेस का मान है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस पे उतना ही लोड देंगे, सिर्फ उतना ही लोड देंगे कि उस पे उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान 200 से कम रहे। या यदि आप लोड ज्यादा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके डायमीटर को ही आप बढ़ा दीजिए। जब डायमीटर को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबल का मान कम हो जाएगा जी। तो प्रतिबल का डायमीटर का मान बढ़ाएंगे तो उस पर उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ लोड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप समझ गए होंगे हम सुटेबल डायमीटर को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब मॉडिफाई द डायमेंशन, यदि आप चेक करते हैं उस डायमेंशन को ज्ञात करने के बाद हम चेक किया जाता है। बस इतना प्रोसेस आप याद रखिए, यही पूरी प्रोसेस हम लोग मशीन डिजाइन के हर एक एलिमेंट में लगाएंगे। हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद यदि लगता है कि यह इस डायमीटर पर हमारा प्रोडक्ट फेल हो रहा है, मतलब हमारा मशीन का एलिमेंट फेल हो रहा है, हम लोग फिर से उसको रीसाइकिल, रीडिजाइन करेंगे, मतलब उसकी डायमीटर को बढ़ाएंगे या लोड को कम करेंगे ताकि उस पर उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान अधिकतम प्रतिबल से ज्यादा न हो। तो उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान यानी स्ट्रेस का मान मैक्सिमम स्ट्रेस से कम ही रहे, क्योंकि हमारा जो है बोल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है जो हमारा उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा इससे कम रहे। कौन से कम रहे? मैक्सिमम से। मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको हम वर्किंग बोल सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस का मान हमेशा या तो मैक्सिमम से कम रहे या मैक्सिमम के बराबर रहे। तो जैसे ही मैक्सिमम हो जाता है उस समय क्रिटिकल केस हो जाएगा। या हम लोग इस पे बस डायमीटर को ये निकालते हैं, यहाँ पर एक तरीके का डायमीटर को हम बस निकाल लेते हैं क्रिटिकल डायमीटर की, बस इससे जहां पर भी यदि आपको लोड ज्यादा लगाएंगे तुरंत टूट जाएगा। तो एक तरीके से मैथमेटिकल हम लोग डायमीटर को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा होगा मॉडिफाई द डायमेंशन एंड चेक द डिजाइन ऑफ क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब हम क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन को हम ज्ञात करेंगे कि इतने लोड के लिए वो सेफ है। तो क्रिटिकल का मतलब जस्ट इसको वर्किंग और मैक्सिमम बराबर है। जैसे ही आपका वर्किंग स्ट्रेस यानी वर्किंग ज्यादा हो जाएगा तो तुरंत हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। उस केस में हम लोग डायमीटर को नहीं निकालते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं प्रिपेयर द वर्किंग ड्राइंग ऑफ मशीन एलिमेंट। तो हम लोग स्केच के द्वारा उसमें लिमिट, टॉलरेंस, ग्रेड दिया जाता है कि होल के लिए है कि सेफ्ट के लिए है, क्लियरेंस कितना रहेगा, कौन से फिट इसमें यूज किया जाएगा, अलाउंसेस आदि आदि, लिमिट का मैक्सिमम और मिनिमम आदि। यदि लिमिट फिट टॉलरेंस का विषय में और ज्यादा जानकारी लेना है तो डायरेक्शन विजन ही चैनल में आपको लिमिट फिट टॉलरेंस का पार्ट ए पार्ट बी आप देख लेंगे। उसके बाद पार्ट नेक्स्ट में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल। तो पहले पार्ट ए पार्ट बी में देखेंगे तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिमिट फिट टॉलरेंस ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। तो यहाँ पर लास्ट में ड्राइंग दिया जाता है और ड्राइंग के बाद उसमें बहुत सारे लिमिट फिट टॉलरेंस ग्रेड आदि आदि, फंडामेंटल डेरिवेशन, फंडामेंटल ग्रेड आदि उसमें हम लोग देखते हैं। ये मशीन डिजाइन का पूरा प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो कभी भी आपका सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है कि डिस्कस द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, तो बिल्कुल आप इस स्टेप्स को एक स्टेप लिखेंगे फिर उसके बाद उसका आंसर डिस्कस करेंगे थोड़े छोटे में पैराग्राफ में, फिर ये वाला लिखेंगे फिर उसके विषय में छोटे में डिस्कस करेंगे। एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं। डिटर्म यहाँ पर स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ मशीन एलिमेंट। ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि हम उस मशीन एलिमेंट के विषय में उसका फंक्शन स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे शेफ्ट है तो क्या है, की है तो क्या है, कपलिंग है तो क्या है, काटर है तो क्या है, क्या करता है, ये आगे हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द मशीन एलिमेंट, बहुत सारे फोर्स किस प्रकार से लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारे फोर्स को देखेंगे, कौन कौन से टेंशन कंप्रेशन इसमें क्या क्या हो रहा है फंक्शन। तो कोई फोर्स उसको तनाव में उसकी लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो कोई ऐसा फोर्स होगा उसको कंप्रेस करके लंबाई को कम कर रहा होगा, ऐसा फोर्स होगा जो उसको मोड़ रहा होगा, ऐसा फोर्स होगा जो उसको ट्विस्ट कर रहा होगा, आदि आदि बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। सेलेक्ट द सुटेबल मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं कि वो क्या अवेलेबल है कि नहीं है, कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग वो कितने कौन से ऐसे मटेरियल को लिया जाए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, मतलब बनाने में कम हो, ढलाई के द्वारा बना सकते हैं या मशीनिंग के द्वारा, आदि आदि उसमें हम ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। मोड ऑफ फेल्योर के आधार पर भी कर सकते हैं, स्टैटिक लोड लग रहा है कि डायनामिक लोड लग रहा है ना, स्टैटिक लोड के लिए अलग मटेरियल, डायनामिक लोड के लिए अलग मटेरियल, आदि आदि सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो डिटरमाइन द ये वाला डिटरमाइन द फेल्योर मोड ऑफ मशीन इवेंट, हमने बता दिया कि आपको दो तरह का तो फेल्योर आप देखे भी होंगे कि भाई उसकी लंबाई परमानेंट बढ़ जाता है, इसको हम बोल सकते हैं कि यील्डिंग फेल्योर होता है, परमानेंट वृद्धि हो जाना, एक होता है टूट जाना जिसको आप फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफ्लेक्शन, जैसा कि गियर वाला हम सिस्टम देके एग्जांपल के रूप में समझाया गया था कि यदि एक लिमिट के बाद इलास्टिकली वो डिफ्लेक्ट होता है तो पावर का ट्रांसमिशन यदि सही से नहीं हो पाता तो वो भी सिस्टम फेल होता है। नेक्स्ट यदि आपको डिस्कस कराया जाए तो डिटरमाइन द ज्योमेट्रिक डायमेंशन ऑफ मशीन एलिमेंट, यानी हम ऐसे डायमेंशन को ज्ञात करेंगे जो हम सेफ मोड में कार्य करें, तो उस कैसे है, तो जाहिर सी बात है हम उस डायमेंशन को ज्ञात करें कि उस पे उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान उसके स्ट्रेंथ से हमेशा, मतलब जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ से हमेशा कम ही उत्पन्न हो। यदि उत्पन्न प्रतिबल का मान यानी वर्किंग प्रतिबल का मान उसके कार्यकारी जो उस पे मैक्सिमम यानी स्ट्रेंथ वाले प्रतिबल के मान से अधिक हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो हम ऐसे डायमेंशन सेफ डायमेंशन निकालेंगे, यदि वो डायमेंशन सेफ नहीं है मॉडिफाई, तब उसको हम मॉडिफाइड डायमेंशन करेंगे और साथ में एक क्रिटिकल डायमेंशन ज्ञात कर लेंगे, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन ज्ञात कर लेंगे कि इतना ही क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे प्रिपेयर द वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग का मतलब स्केच बनाते हैं, उसमें लिमिट फिट टॉलरेंस ग्रेड आदि आदि फंडामेंटल ग्रेडिंग दिया जाता है। ये आपका होता है कंप्लीट प्रोसेस यानी कि मशीन डिजाइन, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का। और भी आगे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी के विषय में डिस्कस करेंगे कि कितने पार्ट में कितने फैक्टर को डिपेंडेंसी करता है, हम डक्टाइल मटेरियल के लिए कितना लेते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए कितना लेते हैं। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाद में एक और होता है, आप देखे होंगे प्लेन कार्बन स्टील ऐसे लिखा गया होगा 40C8 है ना, कुछ इस प्रकार से Fe200 FEE 450। तो 40C8 का मतलब क्या होता है, इसमें कितना परसेंटेज कार्बन, इसको हम बोलते हैं डिजाइनेशन सिस्टम, डिजाइनेशन सिस्टम बोलते हैं कास्ट आयरन के लिए, माइल्ड स्टील के लिए। बिल्कुल उसके लिए हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में कि FE क्या होता है ना। कहता है एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट मेड बाय 40C8, मतलब इसका क्या हो गया भाई, यदि आप अंदर जाएंगे जब शब्द का पढ़ेंगे तो कहेंगे एक्सेप्ट इज मेड बाय 40C8, तो लड़का समझ नहीं पाता है कि 40C8 का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट इज मेड बाय कुछ Fg200 का मतलब क्या होता है। तो इसमें इसको समझने के लिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम मशीन डिजाइन में आपको बिल्कुल जितना हेल्प होगा हम करेंगे। बस आप देख जब भी कोई इसमें भी यदि आपको लगता है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अच्छा लगा या कहीं फंस रहे हैं तो वहां पर भी, ताकि हम आगे का वीडियो भी आपको उसी तरह भी बनाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।